हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आज की क्लास में अब हम बात करने वाले हैं कि जो हर्षवर्धन के बाद में जो जिसका शासन हुआ उस शासन काल के बारे में। हर्षवर्धन का जो साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हुआ और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात एक त्रिदलीय संघर्ष स्टार्ट हुआ। उस त्रिदलीय संघर्ष में तीन राजाओं के द्वारा मतलब तीन राज्यों के द्वारा आपस में संघर्ष किया गया। उस संघर्ष में जिसकी विजय हुई और उसके बाद में जिसने अपने उन दोनों साम्राज्यों को हरा दिया और तीसरे में गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है और गुर्जर प्रतिहारों ने आगे अपने साम्राज्य को मतलब सत्ता संभाली। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कल हमने क्या बात करी थी इसके बारे में बता दूं आपको। कल हमने हर्षवर्धन के बारे में बात करी थी और पुष्यभूति वंश का 7वीं शताब्दी का सबसे महान सम्राट था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में कई सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी और उसके साथ ही साथ उसके दरबारी कवि बाणभट्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। उसने एक रचना करी और हर्षवर्धन के समय में ही आप चीनी यात्री ह्वेनसांग को देखते हैं और ह्वेनसांग जब आता है भारत में तो हर्ष के बारे में कई सारी चीज़ें बताता है और उससे कहता है कि हर्ष मोक्ष परिषद का आयोजन कराता है। हर्षवर्धन पहले क्या था, हरियाणा के क्षेत्र में मतलब उसका साम्राज्य हुआ करता था। उसके बहनोई मौखरी वंश का जो ग्रहवर्मा था उसकी हत्या कर देने के कारण देवगुप्त ने उसकी हत्या कर दी थी। मालवा के नरेश का भाई था और उसने उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद में वो वहाँ से थानेश्वर से राजधानी कन्नौज को परिवर्तित कर देता है क्योंकि उसकी बहन जो होती है खो जाती है, कहीं वनों में चली जाती है। तो उसके बाद में होता क्या है, यही मतलब कल की क्लास हुई थी तो हम पहुंचे थे लास्टली हर्षवर्धन की अब मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे और पुष्यभूति वंश का जो है पतन हो जाता है। पुष्यभूति वंश के पतन की होने के साथ में ही तीन तीन राजा तीन राजाओं में आपसी संघर्ष होता है और तीन राज्य आपस में गुथते हैं, लड़ते हैं। लड़ने के बाद में गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे, त्रिदलीय संघर्ष के बारे में और आगे कुछ चीजें चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं कि त्रिदलीय संघर्ष किन किन राज्यों के बीच में हुआ था तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि यहाँ पर हम किस विषय में बात करने वाले हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में एक संघर्ष हुआ जिस संघर्ष में तीन राज्यों के राजाओं ने भाग लिया मतलब प्रतिभाग किया। त्रिदलीय संघर्ष के बारे में हम जानेंगे। जब त्रिदलीय संघर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से राजा पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखिए सबसे पहले जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्ष की मृत्यु के बाद क्या होता है, हर्ष की मृत्यु के बाद 8वीं सदी के शुरुआत में, कब 8वीं सदी के जो 8वीं सदी चल रही थी उसके स्टार्टिंग में फर्स्ट काल में प्रथम 25 वर्षों में उस समय की बात हो रही है। यहाँ पर हर्ष की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आपस में तीन राज्यों का जो संघर्ष होता है वो चालू होता है। स्टार्टिंग में होता क्या है, 8वीं सदी की शुरुआत में जब 8वीं सदी की शुरुआत में ही मालव नरेश होते हैं, मालवा का ही नरेश होता यशोवर्मन मतलब कन्नौज पर, कहा कन्नौज पर यशोवर्मन का अधिकार हो जाता है। किसका? यशोवर्मन का अधिकार हो जाता है और जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है ये अपना अधिकार कर लेता है या आधिपत्य हो जाता है। इसका आधिपत्य यहाँ पर हो जाता है, कहा कन्नौज पर। उसके बाद में क्या हुआ, जब यशोवर्मन ने
यहाँ पर अधिपति अपना जमा लिया, उसके बाद में कुछ ही समय पश्चात होता क्या है, समय पश्चात जब उसने मतलब कन्नौज को जीत लिया, तो कन्नौज पर और राज्य भी तो राज्य करने के लिए आ रहे होंगे ना। जब आपसी संघर्ष होता है, जब बराबरी होती है या छोटा बड़ा होता है, तब आपस में संघर्ष ज्यादा होता है। देखिए जब तक हर्ष रहा तब तक किसी की मतलब हिम्मत नहीं हुई कि कन्नौज पर कोई आक्रमण करे या उसके साथ लड़ाई करे। लेकिन जैसे ही हर्ष की समाप्ति हुई या हर्ष की मृत्यु हुई, वैसे ही कई सारे राज्य आपस में लड़ने लगे कि कन्नौज को हम विजित करेंगे, कन्नौज पर हम मतलब राज करेंगे। इसीलिए कुछ समय पश्चात हुआ क्या, अधिकार के लिए कहां पर, कुछ समय पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ना कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्या हुआ। देखिए कन्नौज की सत्ता सभी को प्यारी थी, इसीलिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन प्रमुख शासक, तीन शक्तिशाली राज्य कह लीजिए, जो शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, और ऐसे तो कई राज्य हुआ करते थे शक्तिशाली राज्य। उनमें से कौन कौन से थे, एक था गुर्जर प्रतिहार, दूसरे से पाल शासक, या पाल राजा, तीसरे थे तथा राष्ट्रकूट वंश, जो राष्ट्रकूट सम्राट हुआ करते थे, राष्ट्रकूट राजाओं ने। इन तीनों लोगों में आपस में होता क्या है, राजाओं के मध्य त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तीन दल हो गए ना, तीन राजा हो गए तो तीन दल हो गए आपके। त्रिदलीय संघर्ष क्या होती है, त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। क्या हुआ, त्रिदलीय संघर्ष की शुरुआत हो गई। अब होता क्या है, ये जो त्रिदलीय संघर्ष हो रहा है, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास तक चलेगा। धीरे धीरे कोई किसी को मतलब किसी को हराएगा, कोई किसी को हराएगा, उसके बाद में उसकी सत्ता स्थापित होगी, फिर दूसरा शासक आएगा, उसके बाद में उसको हरा देगा, फिर तीसरे की सत्ता स्थापित होगी, फिर दूसरा आएगा, उसको हराएगा, फिर उसकी सत्ता स्थापित होगी। ऐसे चलते चलते कब होता है, ये संघर्ष जो है आपका 10वीं शताब्दी के आसपास तक चलता रहा। क्या हुआ, यह त्रिदलीय संघर्ष, जो तीन दलों का संघर्ष था, त्रिदलीय संघर्ष 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चला। पूर्वार्ध का मतलब होता है प्रथम 25 वर्ष। जैसे 21वीं शताब्दी चल रही है तो 2025 तक जो पूर्वार्ध हुआ, तो पूर्वार्ध हुआ मध्य में 25 से 50 के बीच में होता है, और उसके बाद में जो 75 साल होते हैं, फिर वो 25 साल जो बचते हैं 75 के बाद में, वो अंतिम वर्ष होते हैं। ठीक है, तो पूर्वार्ध तक चला, प्रथम 25 वर्षों के बीच तक होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इन राजाओं में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने इस त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया, प्रतिभाग किया, अपने आप को ऊंचा साबित किया, अपने आप को बड़ा साबित किया।
इनमें से कौन कौन से शासक हुआ करते थे। अब मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर। जैसे हर्ष की मृत्यु होती है और हर्ष की मृत्यु के बाद में 8वीं सदी में उसके शुरुआत में ही क्या होता है, किसकी सत्ता स्थापित हो जाती है, यशोवर्मन की सत्ता जो है स्थापित हो जाती है। और उसके कुछ समय पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राजा, मतलब 3 राज्यों, जो शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, ऐसे तो कई राज्य हुआ करते थे वहां पर, जो शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे उन राजाओं ने, उन शासकों ने यहाँ पर आक्रमण करने की सोची। उनमें कौन कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार वंश थे के जो शासक थे, उन्होंने अपना इसमें पार्टिसिपेट किया। और किसने किया, पाल वंश के राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसके साथ ही राष्ट्रकूट शासकों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। इस त्रिदलीय संघर्ष को लगभग 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक खींचा गया। माफी चाहूंगा, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा पहले, अब दिखाई दे रहा है सही से। अब देखिए, पाल वंश के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, और कौन कौन से शासक थे यहाँ पर, और आपके शासक थे राष्ट्रकूट वंश के। तो जब मैं देखता हूँ कि तीनों में कौन कौन से राजा हुए और कौन कौन से मतलब राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाल शासकों की। पाल शासकों में कौन कौन से इसमें मतलब राजा हुए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें सबसे पहले कौन था, धर्मपाल, देवपाल, ठीक है। एक था आपका विग्रहपाल, विग्रहपाल, ठीक। और एक आपका है नारायणपाल, नारायणपाल। ये जो 4 शासक हुए, इन 4 शासकों ने मुख्य रूप से, पाल शासकों ने, इन 4 पाल शासकों ने पार्टिसिपेट किया किसमें, त्रिदलीय संघर्ष में। इस संघर्ष में मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन से थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक कौन कौन से थे। जब मैं बात करता हूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन थे, एक था इसमें वत्सराज, दूसरा था यहां पर नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। एक था इसमें रामभद्र, रामभद्र ने मतलब इसमें रामभद्र ने पार्टिसिपेट किया। एक है इसमें मिहिर भोज, जिसको राजा भोज वाली जो कथा है, मिहिर भोज। तथा इसमें महिपाल भी था, लेकिन महिपाल जो है प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है, ना कि पाल वंश का। इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से महिपाल या निम्नलिखित में से कौन सा शासक पाल वंश से संबंधित नहीं है, तो उसमें तो दिया रहेगा महिपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, विग्रहपाल। तो आपको इन चारों को याद रखना है और महिपाल को याद रखना है, ठीक है, ये जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि आपके राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन से शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट वंश के शासक इसमें कौन कौन से थे। इसमें था, सबसे पहले मैं बात करता हूं गोविंद, गोविंद तृतीय। कौन था आपका, गोविंद तृतीय था। और था इसमें आपका अमोघ वर्ष प्रथम,
और कौन था इसमें? गोविंद तृतीय था, अमोघवर्ष प्रथम था, और इसमें था कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय हुआ करता था, और तथा इसमें कौन था? ध्रुव था। इतने शासक हुआ करते थे राष्ट्रकूट वंश के, और इन शासकों ने, ठीक है, जो आपका त्रिदलीय संघर्ष हुआ, इस त्रिदलीय संघर्ष में इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि इन सभी ने मिलकर ही उस त्रिदलीय संघर्ष, जो भी संघर्ष चल रहा था, आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के राज्यों को छीन रहे थे, विजित कर रहे थे, विजय कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, इन सब के बीच में जो है लड़ाइयाँ चल रही थी। जिस शासन काल में जो राजा महान होता गया, वो अपने आप को महान साबित करता गया, और यहाँ पर कन्नौज को अपनी राजधानी बना करके राज करता गया। ऐसा इन लोगों ने किया। अब मैं बात करता हूँ कि लगभग 200 वर्षों तक चले इस संघर्ष में विजय किसकी होती है? लगभग 200 वर्षों तक ये चला था संघर्ष। कितने वर्ष तक? 200 वर्षों तक चले संघर्ष में विजय किसकी होती है? गुर्जर प्रतिहारों की विजय हो जाती है। अब आगे लीड कौन करेगा? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार में कौन है? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, और आपके हैं कौन कौन? मिहिर भोज और महिपाल। मिहिर भोज, जिसको राजा भोज नाम दिया जाता है, ये राजा भोज है। वही वाली कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की विजय हो जाती है। गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया? इन दोनों को हरा दिया, और हराने के बाद में क्या हुआ? अपनी सत्ता को स्थापित किया। मैंने बताया आपको पाल शासकों में कौन कौन से थे? धर्मपाल, देवपाल और विग्रहपाल, नारायणपाल, 4 शासक थे यहाँ पर। और गुर्जर प्रतिहारों में कौन कौन से शासक हुआ करते थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और आपका मिहिर भोज हुआ करता था, महिपाल भी थे इसी के अंतर्गत। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय हुए और अमोघवर्ष फर्स्ट, उसके साथ साथ में कृष्ण द्वितीय और ध्रुव, इतने शासक हुए यहाँ पर 4। और पूरे इस त्रिदलीय संघर्ष में 200 वर्षों के पश्चात, लगभग 200 वर्षों के पश्चात ये संघर्ष चला, 200 वर्षों तक, और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों की विजय हो जाती है। गुर्जर प्रतिहारों की विजय होने के बाद में इसका जो सबसे महान शासक हुआ ना, गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महान शासक हुआ मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का, क्या कह लीजिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक या सबसे महान शासक, का सबसे महान शासक कौन था? मिहिर भोज। इसका नाम है मिहिर भोज। इसको हम कहते हैं भोज प्रथम। क्या नाम देते हैं इसका? एक और नाम है भोज प्रथम या राजा भोज, ये सब उसके ही नाम हैं। इसने जो है लगभग 836 ईसा पूर्व से लेकर 889 इतने समय तक के लिए था, और ये सबसे मतलब महान शासक हुआ, ऐसे कह लेते। ठीक है, जब मिहिर भोज ने मतलब सत्ता संभाली, तो इसने भी क्या किया? कन्नौज को ही अपना राजधानी बनाया। और कन्नौज, देखिए, जब कन्नौज हर्षवर्धन के समय जब पहली बार राजधानी बना था,
तो ही मतलब उत्तर भारत में प्रथम मतलब उसको प्रदर्शन करने को या उसको आगे बढ़ने का मौका मिला था। तो वहां से जब हर्ष ने एक बार राजधानी बना दिया तो उसके बाद में सभी राजाओं ने लगभग अपनी राजधानी किसको बनाने की सोची, कन्नौज को ही। तो इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, इसने भी अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को ही बनाया। राजधानी बनाया किसको, कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज उस समय प्रमुख शहर हुआ करता था। तो इसने भी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को बना दिया। और इसकी भी हर्ष के जैसी रुचि हुआ करती थी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य, कला तथा विज्ञान व धर्मशील शासक था। कौन, साहित्य कला के क्षेत्र में विकास करता था, विज्ञान के क्षेत्र में विकास करता था और धर्मशील शासक हुआ या शासक था कह लीजिए, धर्मशील शासक था। कौन, ये बात कर रहे हैं आप मिहिर भोज की, ये सारी की सारी चीजें मिहिर भोज में आ रही हैं आपकी, ठीक है। देखिए मिहिर भोज जब शासक था ना, उसकी एक उपाधि हुआ करती थी, उपाधि पूछी जा सकती थी, ये उपाधि पूछी जा चुकी है पेपर में भी कि राजा भोज या मुहिर भोज प्रथम जो शासक हुए उनकी उपाधि क्या थी। तो राजा भोज की जो उपाधि हुआ करती थी, राजा भोज या मिहिर भोज की उपाधि उसके अभिलेखों में क्या होती है, जो उसके अभिलेख या साक्ष्य मिले हैं वहां पर उसको क्या उपाधि, मतलब कौन सी उपाधि से मतलब पुकारा गया है, अभिलेखों में उसे आदि वराह, कौन सी उपाधि हुई, आदि वराह। आदि वराह की उपाधि आदि वराह की उपाधि से क्या किया जाता है, उसको पुकारा जाता है, या आदि वराह की उपाधि से उसको उत्कीर्ण करवाया गया है, किसको, राजा भोज को, ठीक है। तो इसकी उपाधि क्या हुई, आदि वराह। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आदि वराह उपाधि किस शासक की है, तो उसमें राजा भोज का नाम होगा, तो आपको सही करना पड़ेगा वहीं पर, ठीक है। जो शासक हुआ ये, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक आपको मैंने बता दिया कि भोज प्रथम या मिहिर भोज, जिसका शासन हुआ जो 836 से लेकर के 889 के बीच में हुआ। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई, कन्नौज को बनाई, क्योंकि हर्ष ने पहली बार राजधानी कन्नौज को बनाया था, तो उत्तर भारत का प्रमुख शहर बन गया था कन्नौज। और कला, विज्ञान और साहित्य तथा धर्मशील शासक ये भी था हर्ष के जैसा। और राजा भोज की उपाधि क्या थी, आदिवराह की उपाधि हुआ करती थी इसकी। आदिवराह नाम से इसके अभिलेखों में इसे वर्णित किया गया है और बताया भी गया है। अब मैं बात करता हूं आपसे, जो राजा भोज हुआ करता था, राजा भोज वैष्णव धर्म का संरक्षक था, क्योंकि वो उसे ही मानता था और वैष्णव धर्म को उसने अपने राज्य में संरक्षण दिया। तो राजा भोज ने वैष्णव धर्म को, किसको, वैष्णव धर्म को अपने राज्य में संरक्षण दिया, संरक्षण प्रदान किया। वो अपने राज्य में
संरक्षण प्रदान किया। क्या किया? राजा भोज ने अपने जो राज्य में वैष्णव धर्म को संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया। देखिए बात ये थी, कोई भी राजा अपने राज्य में, देखिए जैसे वर्तमान में क्या है, हम लोग, हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो कोई भी राजा अपने राज्य में किसी भी धर्म को बढ़ावा क्यों देगा? क्योंकि वो उसके प्रति कहीं न कहीं सहानुभूति व्यक्त करता है, इसलिए ही तो देगा ना। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी, ठीक है, आप किसी भी, चाहे हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म को मानते हो, उसके प्रति आपकी कहीं न कहीं सहानुभूति होती है, कहीं न कहीं आस्था होती है, उसके देवी देवताओं के प्रति आप जुड़े रहते हैं। ये सारी कई सारी जो क्रियाएं होती हैं वो भी आप करते हैं, जैसे कि नमाज पढ़ते हैं, उसमें मंदिर जाते हैं इसमें, ठीक है, और चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, खाना पीना सबको खिलाते हैं, मतलब बहुत सारे दान पुण्य के काम होते हैं, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको धर्म में आस्था है, वो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए ये भी क्या था, धर्म से जुड़ाव रखता था और वैष्णव धर्म से जुड़ाव रखता था। जो वैष्णव धर्म से अपना जुड़ाव रखता था, इसीलिए इसने मतलब संरक्षण दिया था। उसी के समय में, मिहिर भोज के समय में एक अरबी यात्री आता है, सुलेमान। इसकी प्रशंसा, इसके राज्य और इसके क्षेत्रफल और इसकी सेना को देख करके वो कहता है कि ये जो राजा है ना मिहिर भोज, ये मुस्लिम मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि उसने इतना अपने राज्य को विस्तृत कर दिया था, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो सुलेमान ने इसको क्या कहा कि मतलब इसकी सेना, इसके राज्य विस्तार को, इसके साम्राज्य को देखते हुए इसके समय में सुलेमान आता है, अरबी यात्री, वो कहता है कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु है। तो मैं बात करता हूं आपसे, इसके समय किसके समय? मिहिर भोज के समय या राजा भोज के समय। अरबी यात्री सुलेमान, क्या नाम है इसका? सुलेमान। सुलेमान भारत आता है, भारत आया और जो राजा भोज था ना, राजा भोज के उसकी सेना और राजा भोज और राजा भोज के सेना बल और साम्राज्य को देखकर उसे क्या कहा? मुस्लिमों का सबसे बड़ा शत्रु कहा। देखकर राजा को मुस्लिमों का सबसे बड़ा शत्रु कहा। कहा कि इस्लाम का, मतलब इस्लाम धर्म का, ये जो राजा है ना, ये इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा उसने सुलेमान ने बोला, शत्रु कहा। किसको? राजा भोज को। उसने ऐसा क्यों कहा होगा ये मैं आपको बताता हूँ। उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो देख रहा होगा कि अपने जहाँ पर वो रहता होगा, शासन प्रशासन वहाँ के राजाओं को देखा होगा उसने, तो जब ये राजा मतलब उनसे कई गुना आगे होगा, इसलिए इसने बोला होगा कि कहीं न कहीं अगर इसकी समाप्ति हो जाएगी तो मुस्लिमों का क्या होगा, दौर आ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। कहीं न कहीं मुसलमान इसलिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये राजा हिंदू है या कोई भी धर्म या वैष्णव धर्म को मानता हो, तो इसलिए उसने ऐसा देख करके, सेना बल ताकत को देख करके ऐसा उसने कह दिया होगा। अब ये स्टेटमेंट पूछा भी जा सकता है निम्नलिखित में से किसने राजा भोज को
इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया, तो वहां पर सुलेमान हो जाएगा ना। यह कथन किसके विषय में है कि यह इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है, ये भी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका राजाफोज। तो आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को, आप लोग बताएंगे कमेंट के मतलब कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं है, अगर और भी पढ़ाएंगे इसमें, सेकंड पार्ट लेंगे इसका, तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, 1 घंटे से ज़्यादा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज की क्लास यहीं तक रहे और बाकी सेकंड क्लास में हम उसको देख लेंगे। और कल की क्लास में क्या होगा, आपका जो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना रिवीजन भी करते रहें, साथ साथ में पेपर भी आने वाला है यूपीपीसीएस का, और वहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, और शायद मैं भी एग्जाम देने जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं एग्जाम देने जाऊँगा तो भी आपको बताऊँगा, और फिर उसके बाद में वापस आऊँगा, तब फिर बताऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद बहुत, और नमस्कार।